चलिए, तो अब वक्त हो गया है बजिंग स्टॉक्स का। और ऐसे शेयर जिनमें खबरें हैं, खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है, उन एक्शन पे आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये पूछेंगे अरुण केजरीवाल जी से। एक एक करके स्क्रीन पर लाते हैं उन तमाम शेयरों को। सबसे पहले बात हमने कही थी रेलवे शेयरों की, तो उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एयरकॉन पे बातचीत करते हैं। और महत्वपूर्ण खबर है, और इसके चलते पूरे रेलवे स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं कि शानदार मूव देखने को मिल रहा है। एयरकॉन इंटरनेशनल और राइट्स, इन दो कंपनियों को भारत सरकार ने नवरत्न का दर्जा दिया है। और इसके चलते आज हम देख रहे हैं कि इन तमाम कंपनियों में मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर 1,000 करोड़ रुपए तक का कोई निवेश करना हो या कोई एक्सपेंशन प्लान हो कंपनी के पास, उसके लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि एयरकॉन इंटरनेशनल जो है वो 15वीं नवरत्न CPSC कंपनी बनी है, जबकि राइट्स जो है वो 16वीं नवरत्न कंपनी बनी है। दोनों के शेयर जरा एक एक करके दिखा दीजिए। जरा अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है एयरकॉन के अंदर भी। और अगर हम देखें तो अब 7% ऊपर, जब मैंने ये खबर बनाई थी तो करीब 3% के आसपास की तेजी थी, अब पौने 7% की तेजी एयरकॉन इंटरनेशनल में देखने को मिल रही है। राइट्स में भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो राइट्स में जो है इस समय जो भाव देखने को मिल रहा है वो 5% की तेज़ी हो गई है अब राइट्स के अंदर। 496 का स्तर देखने को मिल रहा है। तो सर, अब पहले तो इस खबर पे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आप कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं कि एक साथ दो कंपनियों को नवरत्न का दर्जा रेलवे क्षेत्र की कंपनियों को मिला है? और इसके बाद जो तमाम सवाल हमारे पास आए हैं, रेलटेल को लेके सवाल है, इरकॉन को लेके सवाल है, राइट्स को लेके सवाल है, ये जो तमाम हमारे जो रिटेल निवेशक इन रेलवे शेयरों में जो खरीदारी जिन्होंने कर रखी है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, निवेशक को एक मैं खास जानकारी देना चाहता हूं कि ये नवरत्न स्टेटस का महत्व क्या होता है वो समझाना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सरकार की एक रेटिंग सिस्टम है, नवरत्न, महान रत्न। ये ऐसे उन्होंने 3 कैटेगरी में कंपनियों को डिवाइड कर दिया है। स्टेटस के हिसाब से उनको नफे का हिस्सा शेयर होल्डर को बांटना पड़ता है। जैसे उसकी स्टेटस बढ़ती है, उसका डिविडेंड पे आउट बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जितने निवेशक के पास में इरकॉन या आरवीएनएल के शेयर है, उनको खुश होना चाहिए कि अब डिविडेंड पे आउट आगे आने वाले साल में बढ़ेगा। इससे इससे ये मतलब है कि कंपनी की रेटिंग में एक इंप्रूवमेंट आएगा। शेयर होल्डर इसे जो देखता है वो एक नए नजरिए से देखेगा। और आप जो शेयर रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज प्रोग्राम था, मैंने इरकॉन को सिलेक्ट किया था। और जब वो उसमें 5-6% का मूवमेंट इंट्राडे आ गया तो मुझे वो नाम निकालना पड़ा कि मैंने कहा निवेशक कहेंगे कि 5-6% बढ़ा हुआ भाव ऑलरेडी वो दे रहे, तो हमारा मार्जिन अपसाइड का केजरीवाल जी ने कम कर दिया। दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट है, जहां तक रेलवे के ऊपर कहना है मुझे, वो ये कि सरकार का बहुत ही बड़ा फोकस एरिया है रेलवे का ग्रोथ, रेलवे में जो डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखें वंदे भारत की ऑलरेडी जो ट्रेन्स हैं, 50 से ऊपर ट्रेनें भारत में चलने लगी है। और कंटिन्यूअसली हर सप्ताह, हर 10 दिन 15 दिन में नई ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है। इसके लगातार नए कोचेज रेक्स बन रहे हैं, जिससे इसका एक विस्तार हो सकता है। तो अफोर्डेबल ट्रैवल, कंफर्टेबल ट्रैवल, ये एक मुहिम है जो गवर्नमेंट और रेलवे ने छेड़ी है और जिसका बेनिफिट सबको मिल रहा है। तो इन तमाम कंपनियों को ये बेनिफिट मिल रहा है। सर, अगर इनमें से चुनना हो, जैसे अभी तो दो कंपनियों को मिला है, जैसे एयरकॉन को और राइट्स को, अभी भी बहुत सारी रेलवे की कंपनियां हैं, जैसे कि जो सवाल आ रहे हैं रेलटेल के ऊपर या आरवीएनएल के ऊपर या बाकी कंपनियों के ऊपर, क्या इन शेयरों में अभी बने रहना चाहिए लॉन्ग टर्म के नज़रिए के लिहाज से? जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि फोकस गवर्नमेंट का रेलवे के ऊपर बना हुआ है और अभी बुलेट ट्रेन को लेकर के भी काम चल रहे हैं। विपुल जी, सिर्फ नवरत्न या इस स्टेटस के ऊपर ही खाली दारोमदार नहीं है। अगर आप देखें तो इन सभी कंपनियों के पास में लंबी चौड़ी ऑर्डर बुक है। किसी भी कंपनी के पास 2-2.5 साल एनुअलाइज्ड रेवेन्यू से कम की ऑर्डर बुक नहीं है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्निंग, रेवेन्यू ग्रोथ, सभी कुछ कंपनी में फैक्टर्ड है। अगर आपके पास में लंबा नजरिया है, निवेशित रहिए। बट जैसे देखा गया था
कि पिछली बार भी रेलवे के शेयरों में एक अच्छा खासा करेक्शन आया था। ऐसा आपको मौका मिलेगा जब आपको लगे कि मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ बेचकर नीचे लेने की क्षमता रखिए। आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी रेलवे के शेयरों में मिलता है। जी, तो ये स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। जब आपको लगे काफ़ी रैली आ चुकी है, भाई मुनाफा भी मिल रहा है, एक बार बेच दिया क्योंकि करेक्शन भी होगा, फिर उसके बाद से जब नीचे आए शेयर तो दोबारा आप एंट्री कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी के साथ आप रेलवे शेयरों में मुनाफा बनाते हुए आगे चल सकते हैं। तो जो तमाम सवाल थे रेलवे को लेकर के, तो उम्मीद करते हैं सभी दर्शकों को उत्तर मिल गए होंगे। अगले जो कंपनी को लेकर के आते हैं, एसजेवीएन में हम लगातार देख रहे हैं कि मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर भी लगातार ऑर्डर की खबरें आती रहती हैं बीच बीच में। और अब यहाँ पर कंपनी को 100 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर मिला है और ये राजस्थान ऊर्जा विकास लिमिटेड की तरफ से ये ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर जो है वो काफ़ी बड़ा है और इसके चलते आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये 600 करोड़ रुपए का ऑर्डर है जो कि 18 महीने में कंपनी को पूरा करना होगा और इसी के चलते आज कंपनी के शेयर में हम देख रहे थे कि सुबह से ही एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था। सुबह करीब 2% के आसपास की मजबूती थी, अभी हम देख रहे हैं 3-3.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, इस शेयर के अंदर अगर हम देखें तो पिछले 6 महीने में 120% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है और पिछले 1 साल में भी हम देख रहे हैं करीब 125% के आसपास का रिटर्न। तो पिछले 5-6 महीने में अच्छे रिटर्न दिए हैं निवेशकों को। अभी क्या फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है क्या? विपुल जी, इस कंपनी ने एक ओएफएस किया था और मेरे ख्याल से ओएफएस करीब 15 एक दिन पहले था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसमें जो डिस्कवर्ड प्राइस आई थी वो 70 रुपए 10 पैसे की थी। जब शेयर का ओएफएस पूरा हुआ तो 1 या 2 दिन ये 70 रुपए 10 पैसे के नीचे भी भाव चला गया था। वहां से वापस ये चला है। अच्छा खासा डिस्काउंट दिया था फ्लोर प्राइस पे सरकार ने और जिसने भी ये शेयर उस समय लिया उसे अब वापस 5% के आसपास का मुनाफा इस शेयर में मिल रहा है। लंबे रेस का घोड़ा है। पहले ये सिर्फ जो कहते हैं ये हाइड्रो प्रोजेक्ट करता था, अब इसे छूट मिली है कि ये एग्जीक्यूशन में रिन्यूएबल पावर जो है आपके सोलर का भी काम कर सकता है और ये जो राजस्थान सरकार से ऑर्डर मिला है ये उसी के तहत है। सरकार ने अपनी जो कंपनियां हैं उनकी क्षमता के हिसाब से उनका होराइजन ट्रेडिंग करने का, मैन्युफैक्चरिंग करने का काफी हद तक लिबरलाइज करके बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी पावर प्रोजेक्ट में हाइड्रो करती है उसे खाली हाइड्रो करना है, वो सोलर भी कर सकती है। उसे अगर थर्मल पावर प्लांट करना है तो उसे उसकी भी करने की छूट है। हर आदमी के अपने अलग अलग रिलेशन होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक लंबे रेस का घोड़ा है और जो इसका मूवमेंट इस साल, 1 साल, 1.25 साल में देखने को मिलेगा ये सस्टेनेबल प्राइस राइज है क्योंकि ये भी एक कंपनी ऐसी है जिसका डिविडेंड पे आउट काफी शानदार होता है। तो मेरा ये मानना है कि निवेशक को अगर कंपनी में ग्रोथ मिलती है, प्राइस राइज मिलता है और अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है तो ये जो कहते हैं कि 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में जैसी बात हो जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है अभी जो है लंबी अवधि में काफ़ी अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वो है इंडिगो। जी हाँ, इंडिगो इंटरग्लोब एविएशन। यहाँ पर आपको बता दें कि सितंबर महीने में जो भारत के अंदर जो घरेलू एयर ट्रैफिक है उसमें पिछले साल के मुकाबले 18.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और कंपनी की जो घरेलू एयर ट्रैफिक है उसमें 63.4% हिस्सेदारी है। और आज ऐसा लग रहा है, जो खबर आई कि जो वाडिया ग्रुप का जो है फैमिली का, अब वो गो फर्स्ट उड़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। तो इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा मिल रहा है यहाँ पर इंटरग्लोब को। जुलाई सितंबर में घरेलू ट्रैफिक में भी बढ़ोतरी देखने को मिली 20% से ज़्यादा। तो आज हम देख रहे हैं सुबह से जो है इंटरग्लोब एविएशन में एक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है और अभी अगर हम देखें तो करीब 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। सर, ट्रैफिक बढ़ रहा है, दूसरा कंपटीशन कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और उन सब का कितना पॉजिटिव असर आप देख रहे हैं इंटरग्लोब एविएशन के लिए? कंपनी ने हाल ही में जो है यात्री किराए में भी जो फ्यूल चार्ज है उसको भी ऐड कर दिया है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि पॉजिटिव हो रही हैं। अभी क्या करना चाहिए इंटरग्लोब एविएशन में? सर, एविएशन जो एक क्षेत्र है ये हाई रिस्क हाई रिटर्न निवेशक के लिए है। मेरे ख्याल से
जो छोटे निवेशक है उनको इस क्षेत्र से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो फैक्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमिन करते हैं वो अचानक वॉलेटाइल हो जाते हैं और आपको बिना मौका दिए वो इवेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए कच्चे तेल के दाम। एक सप्ताह पहले ऐसा लग रहा था कि कच्चे तेल के दाम $100 पे पहुंच जाएंगे। आज लग रहा है कि $80 और उससे नीचे और शायद जा सकते हैं। इंडिगो का ही देखिए, उसने फ्यूल सरचार्ज इंट्रोड्यूस किया ₹1000 का फ्लाइटों के ऊपर। हो सकता है अगले 15 दिन में अगर कच्चे के तेल के दाम ये 80 या उसके नीचे चले जाएं तो उसे वो वापस हटा दे, क्योंकि मिनिस्ट्री उसे कहेगी कि ये वाजिब नहीं है कि तुम ये चार्ज लगाओ। तो बिल्कुल। हाईली वॉलेटाइल सेक्टर, हाई रिस्क टेकर को ही इसमें निवेश करना चाहिए। चलिए, तो अगर बहुत ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं तभी आप यहाँ पे हाथ लगाइए। वैसे भी दुनिया भर में एविएशन जो है वो बहुत लंबे समय तक कभी मुनाफे का सौदा बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का जिक्र करते हैं जो स्क्रीन पर लेकर के आइए, और वो है माफ़ कीजिएगा, एंजल वन। एंजल वन में शानदार नतीजे देखने को मिले हैं और अब नतीजों का सीजन हो रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बजेंगे स्टॉक्स में हम ज़्यादातर फोकस इसी पे करेंगे। कंपनी का मुनाफा 42.5% बढ़ करके 304.5 करोड़ रुपए रहा है और ये अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। आय में हमने देखा कि 40.6% की बढ़ोतरी रही है और ये 1048 करोड़ रुपए रही है। और Q1 में दूसरी तिमाही में कंपनी ने अब तक के सबसे शानदार नतीजे पेश किए हैं और इन्हीं नतीजों के चलते जो है हम देख रहे हैं काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही। कंपनी ने 12.7 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड की घोषणा भी की है। और एंजल वन, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सुबह जो तेज़ी थी वो पूरी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग अब हावी होती हुई 4% से ज़्यादा की तेज़ी थी सुबह, लेकिन यहाँ पर अब मुनाफा वसूली हावी हो रही है। अभी 0.25% के आसपास की मात्र बढ़त जो है वो रह गई है। एंजल वन लिमिटेड सर Q2 रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दी है। पहले से ही 2-4 दिन से चल रहा था, उम्मीद काफ़ी बेहतर नतीजे आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है हावी। एक नई प्रथा शुरू हुई है विपुल जी, और कई कंपनियां अपने मासिक आपको अपडेट्स देते हैं बिजनेस के। मेरे ख्याल से ब्रोकिंग इंडस्ट्री में भी आपको इस तरीके का एक रुझान देखने को मिल जाता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी के नतीजे अच्छे आएंगे जब वो तिमाही के नतीजे देंगे। दूसरा, अगर आप देखें तो कोविड के बाद में जो एक क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ पॉजिटिवली वो है ब्रोकिंग। शेयर बाजार में जो निवेश आया, मेरे ख्याल से कई करोड़ नए निवेशक बाजार से जुड़े। डीमैट अकाउंट्स जो खुले वो लगभग 5 करोड़ के आसपास से अब 11 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। तो ये जो एक बढ़ोतरी मिली है शेयर बाजार को, वो कोविड की देन मानी जा सकती है। और कुछ हद तक ये भी कहा जा सकता है कि जब पहला लॉकडाउन हुआ था मार्च अप्रैल में और सभी लोग घर पर थे, तो और कुछ करे या नहीं करे, बट दिन में 4 बार शेयर का भाव और फोन करके ब्रोकर के पास से कुछ न कुछ सौदा जरूर कर लेते थे। जी। तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री अभी भी अच्छे समय से गुजर रही है। शेयर बाजार में तेजी भी देखने को मिल रही है और नए निवेशक के आने से बाजार ब्रॉड बेस होते जा रहा है। इसमें जो आपने जैसे कहा कि उम्मीद अच्छी थी कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, उसके कारण तेजी शुरू हो चुकी थी और आज रिजल्ट आने के बाद में एक पीक आउट करके शेयर थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है। बाय द रूमर सेल द फैक्ट एक पुरानी प्रथा है बाजार की, और एंजल वन में भी वही हो रहा है। ठीक, चलिए इस बीच अगली कंपनी को लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और वो है BGR एनर्जी, जहां पर की खबरें निकल के आई हैं और उसके चलते अच्छा मोमेंटम है। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है MRPL से। कंपनी को 112.75 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है MRPL से और ये ऑर्डर मिला है एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर की सप्लाई के लिए। और इसी ऑर्डर के चलते हम देख रहे हैं आज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सुबह ही करीब 6% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही थी और अभी भी वो मोमेंटम बना हुआ है। 6-6.5% की तेज़ी अभी भी देखने को मिल रही है। 82 रुपये 20 पैसे का भाव यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। पिछले एक महीने के अंदर ही 21-22% का रिटर्न इस शेयर ने देखने को दिया है और पिछले 6 महीने में करीब 60% के आसपास का रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। सर, आपकी क्या राय रहेगी अगर आप ट्रैक करते हो BGR एनर्जी सिस्टम?
सर बहुत दिनों से मैंने ये कंपनी ट्रैक नहीं की। आज आपने जब बात की तो पुराने किस्से याद आ गए। जब ये कंपनी आई थी, और मैं बात कर रहा हूँ करीब 13-14 साल पुरानी। बहुत ही ये एक एक्साइटेड कंपनी थी, लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि ये बीएचईएल से कंपटीशन में टरबाइन्स बनाती थी, जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी देश में। बहुत धूमधाम से शेयर आया था, और उतने ही धूमधाम से शेयर जिसे कहते हैं ठंडा हो गया था। अब आज जैसे आपने इसका नाम लिया है, तो जो कहते हैं ना कि पुरानी यादें याद आ गई कि बीजीआर में कुछ हुआ है। आज आपने कहा है, अब अवश्य इस शेयर के ऊपर कुछ रिसर्च करके आपको अगली बार जब शो पर आऊंगा तो व्यवस्थित आपको इसके ऊपर व्यू दूंगा। बट बहुत समय से ये शेयर को मैंने देखा नहीं। कोई बात नहीं सर। चलिए अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं। और यहाँ पर अगली जो खबर तो नहीं कहेंगे, लेकिन चार्ट्स पर तकनीकी ज्ञान जो है लोगों का बहुत यहाँ पर उत्साहित दिखाई दे रहा है। तकनीकी चार्ट्स पर जो टेक्निकल एनालिस्ट की नज़र में आ गया ये शेयर एमएमटीसी है सर, और ये यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट अब यहाँ पर बाय कॉल दे रहे हैं, जिसके चलते शेयर में रोज तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने में शेयर ने 158% का रिटर्न दिया है, एक महीने में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। एमएमटीसी में हो क्या रहा है सर? आज भी हम देख रहे हैं करीब 10% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। अगर आपकी नज़र इस पर पड़ी हो तो मतलब अब तो काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है। क्या ये यहाँ पर ट्रेन मिस हो गई है, या अभी और भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है? एमएमटीसी पे आपका व्यू इस समय क्या रहेगा? विपुल जी, आज एक संजोग कहिए कि आप जो कंपनियों के बात बात कर रहे हैं, सरकारी कंपनी का दबाव है आपके ऊपर। कई कंपनी सरकारी कंपनियों की आपने बात करी है। जी जी। एक महज कोइंसिडेंस है, एमएमटीसी भी उसी क्षेत्र में से आता है। काफी पुरानी कंपनी है, और बहुत समय के बाद में इसमें इतना बड़ा मूव देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन इन सब में इंप्रूव हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, सरकारी कंपनी में टैलेंट आने लगा है जो पहले नहीं आता था। ये कहा जाता था कि जिस आदमी को रिटायरमेंट लेना है वो सरकारी कंपनी से जुड़ता था। अब जिसे करियर बनाना है वो सरकारी कंपनी से जुड़ता है, उसका इवैल्यूएशन होता है, और अगर उसका प्रदर्शन अच्छा होता है तो उसकी तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी जैसे होती है। तो बहुत बड़ा बदलाव दिखने को मिल रहा है, और मेरे ख्याल से एमएमटीसी में भी अवश्य कहा जा सकता है कि ये भी एक मेटल ट्रेडिंग कंपनी है, लेकिन इसमें जो एक्टिविटीज है काफी वाइड हो चुकी हैं। इसके लिए इसके प्रदर्शन में अच्छा खासा मूवमेंट दिख रहा है। ठीक, चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और वो है एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी अभी हमने थोड़ा, हमारे एक दर्शक का प्रश्न भी आया था, तब भी हमने डिस्कस की थी सर से। यहाँ पे रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के। Q2 मुनाफा कंपनी का 20% बढ़ करके 436 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी की अगर आय देखें, आय में भी 18.1% का इजाफा रहा है। और ये वाई सारे फिगर हैं, आपको एक बार फिर से बता दें, साल दर साल पिछले साल के मुकाबले ये अंतर है। 643 करोड़ रुपए कंपनी की आय रही है। 30 सितंबर तक कंपनी के पास अब 1.36 करोड़ लाइव अकाउंट हैं, ये जानकारी भी रिजल्ट्स में दी गई है। उम्मीद से बेहतर नतीजे रहे, इसके चलते हम देख रहे हैं कि मोमेंटम में है। सर अगर आप एक बार फिर से, अगर चूँकि ये सेगमेंट हम अलग से भी अपलोड करते हैं, तो इस पर आप कुछ कोई अगर टिप्पणी करना चाहें तो। चलिए, लगता है जरा इस शेयर पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जो है संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर से जरा इस शेयर पे देखिए, आप काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अच्छे वॉल्यूम के साथ एचडीएफसी एएमसी के अंदर हम देख रहे हैं कि आज मजबूती का माहौल बना हुआ है। करीब अभी भी अगर हम देखें तो 4.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पर करीब 10% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में करीब 60% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। सर हालांकि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आप चलिए जुड़ चुके हैं अरुण जी, हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस पर एक कॉलर के सवालों के दौरान, लेकिन फिर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, अगर आप फिर से दोहरा सकें। इस सेगमेंट को हम अलग से भी जो है पोस्ट करते हैं, तो आपकी क्या राय रहेगी एचडीएफसी एएमसी के ऊपर? कंपनी के रिजल्ट उम्मीद से बेहतर रहे हैं। क्षेत्र जो है, सेक्टर जो है, उसमें एचडीएफसी एएमसी एक आउट परफॉर्मर रहा है। बाकी जो कंपनी है, अगर इसमें आप देखें, चाहे आप यूटीआई की बात कीजिए, आदित्य बिरला की बात कीजिए, या रिलायंस निप्पॉन की बात कीजिए,
उसके कंपैरिजन में इसका ये एक एचडीएफसी ने आउट परफॉर्म किया है। क्षेत्र में दिलचस्पी है, और जिस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के तहत आ रहे हैं, इसमें ग्रोथ जारी रहनी चाहिए। लेकिन बाकी कंपनी क्यों नहीं परफॉर्म कर रही है, ये जिसे कहते हैं एक मिस्ट्री ही है, और समय ही बताएगा कि ऐसा क्यों होता है।